हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, हमने पाठ 3 शुरू कर लिया है और पाठ 3 में हमने पढ़ा था कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करेंगे, यानी 3.2.2 से हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पहले वाले वीडियो देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, जिससे आपको आगे की पढ़ाई अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक और शेयर भी अवश्य करिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ 3.2.2 से। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। हम धातु और अधातु पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको मालूम ही होगा, क्लास 10th का चैप्टर 3 है ये। क्रियाकलाप 3.10। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। जो अब क्रियाकलाप करेंगे उसमें टीचर के सहयोग की आपको आवश्यकता रहेगी। क्रियाकलाप 3.9 की तरह ही समान धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। यानी पहले हमने कुछ धातुओं के टुकड़े लिए और उनको ठंडे जल से अभिक्रिया करने के लिए बीकर में डाला। तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों, ये चित्र 3.3 है। इसमें धातुओं की पहले ठंडे जल से, फिर गर्म जल से और उसके बाद भाप से अभिक्रिया कराई जा रही है। तो धातु पर भाप की क्रिया, ये द्रोणी है, इसमें गैस जार है, जल है, ये निकास नली है। इस तरह के उपकरण से ये धातु हैं जिन पर भाप की क्रिया कराई जा रही है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है और धातु के ऑक्साइड भी उत्पन्न करती है। जो धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बच्चों, सारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जो करती है वो धातु ऑक्साइड देती है। और धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील भी होते हैं और जो कुछ नहीं भी घुलनशील होते हैं। धातु प्लस जल, एरो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब है धातु ऑक्साइड प्लस जल, एरो धातु हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। बच्चों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जिनसे ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी होती है, और जिनसे जो ऊष्मा को लेती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज होती है और ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। इसकी समीकरण क्या आएगी बच्चों, ये आएगी रासायनिक अभिक्रिया इसकी 2K, यानी K यानी पोटेशियम और 2Na यानी सोडियम। तो पहली वाली देखते हैं हम अभिक्रिया, 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। अब है 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है,
यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कैल्शियम प्लस 2H2O एरो CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो बच्चों जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया जो होती है वो थोड़ी धीमी धीमी होती है और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यानी हाइड्रोजन निकलती तो है लेकिन जो ऊष्मा निकलती है वो इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन को वो जला दे, जबकि इससे पहले वाली अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा निकली थी कि उसने हाइड्रोजन को तुरंत जला दिया था। तो इसका समीकरण भी बच्चों देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना आरंभ कर देते हैं। तो बच्चों जो मैग्नीशियम, जैसे हमने पढ़ा था ना, मैग्नीशियम को जलाते हैं शुरू शुरू में ऑक्सीजन के साथ, वही मैग्नीशियम है ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर गर्म जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसके जो बुलबुले हैं वो मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और तैरने लगते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये जो धातुएं होती हैं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। एल्युमिनियम देखा होगा जिसके अपने कुकर बनते हैं और बर्तन बनते हैं, खाना पकाने वाले एल्युमिनियम कहते हैं उसको। आयरन यानी लोहा और जिंक जो धातु होती है ये ठंडे जल से और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ना बच्चों, लोहे की कोई चीज़ चाहे ठंडे पानी में डालो या गर्म पानी में डालो वह वैसी ही रहती है। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है, लेकिन अगर इनकी भाप से क्रिया कराए तो यह हाइड्रोजन गैस बनाती है और धातु के ऑक्साइड भी बनाती है। तो 2Al प्लस 3H2O एरो Al2O3 प्लस 3H2, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। लेड, कॉपर, सिल्वर ये भी धातुएं होती हैं। गोल्ड ये भी धातु होती है। ये धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा अभी तक का, ये पढ़ा हमने कि धातुएं पानी के साथ भी अभिक्रिया करती हैं क्या, और करती है तो क्या होता है। तो पानी के साथ कुछ धातुएं अभिक्रिया करती हैं, वो बनाती हैं धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यही मेन बात है इसमें, ये याद रखनी है हमें। और जो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ये तो बिल्कुल भी अभिक्रिया जल के साथ नहीं करते। अब है 3.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी अम्ल अगर किसी धातु के संपर्क में आए तो क्या होगा। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये पहले ही बच्चों आपको पढ़ाया था। तो इसकी क्या समीकरण बनेगी, धातु प्लस तनु अम्ल एरो लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं, आइए पता करते हैं। तो क्रियाकलाप 3.11 सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लेना है क्योंकि ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। यानी जो धातु हमें लेनी है उसमें सोडियम पोटेशियम को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करके भी जलने लगते हैं, तो इसलिए इनको दूरी रखना है। नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों में लीजिए। अब जो हमने धातु ली उनको अलग अलग परख नलियों में जहाँ पे HCl है उनमें डाल देंगे। थर्मामीटर को परख नलियों में इस प्रकार लटका देंगे कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। यानी अब उसमें थर्मामीटर भी लगा देंगे परख नली में जिसमें अम्ल है और धातु है।
बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण करेंगे। अब उसमें क्या होगा, बुलबुले उठेंगे क्योंकि धातु को हमने तेजाब में डाल दिया एक तरह से। तो अब है कि कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो धातु हमने लिए उनमें से सबसे जल्दी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसने अभिक्रिया करी। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। हर बार ये धातुएं अगर अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो हर बार हाइड्रोजन गैस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल भी एक अम्ल है लेकिन यह हाइड्रोजन गैस नहीं देता, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को, यानी H2 बनती तो है लेकिन उसको तुरंत ऑक्सीकृत करता है और उसका जल बना देता है। यानी हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो जल बन जाता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। यानी मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन गैस दे देता है जब उसको HNO3 के साथ या किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी भी थी, यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी बहुत सारी ऊष्मा भी निकली। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। बच्चों ये क्रम है ना, इसको जरूर याद कर लेना। इसी पे 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन दे देते हैं और बोलते हैं अब इनको आप इस तरह से लगाओ कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम की है, उसके बाद एल्युमिनियम की, फिर जिंक की, फिर फेरस यानी आयरन की है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब है कि आप जानते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह एक्वारेजिया जो होता है, इस पर एक प्रश्न आता है कि एक्वारेजिया कैसे बनता है। तो एक्वारेजिया बच्चों ऐसे बनता है कि 3:1 में HCl होता है जो सांद्र होता है और अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 अनुपात में होता है। इसको मिलाते हैं जब तो एक्वारेजिया बनता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। गोल्ड यानी कि सोना, ये सोने को भी गला सकता है। इतना तेज अम्ल होता है ये, इतना तेज एसिड होता है, तेजाब होता है। इसका दूसरा नाम अम्लराज भी होता है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है अम्लराज का सूत्र लिखिए। अच्छा, यह गोल्ड को भी गला सकता है जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। यानी अलग से अगर हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक ले लें या सांद्र HNO3 ले लें, नाइट्रिक अम्ल ले लें, तो क्या होगा, फिर भी गोल्ड नहीं गलेगा। लेकिन इन दोनों अम्लों को, दोनों तेजाबों को मिला ले तो ये सोने को भी गला दे, इतने तेज तेजाब बन जाते हैं ये। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ, भभकता द्रव यानी कि इसमें बुलबुले उठते हैं, इतना भारी तेजाब होता है ये। तो भभकते द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है, यानी गलाने वाला। संक्षारक मतलब गलाने वाला है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इस एक्वारेजिया के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी एक बूंद भी अपने शरीर की अंगुलियों को गलाने के लिए काफ़ी होती है, इतना तेज गलाने वाला होता है। अब आगे बच्चों 3.2.4 अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। क्रियाकलाप 3.12
कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की कील लीजिए। कॉपर के तार को परखनली में रखे हुए आयरन सल्फेट के विलयन और आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चला। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 और 3.11 में से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों, इस अभिक्रिया में इसका चित्र देख लीजिए आप। 3.4 जो अभिक्रिया है, धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। इसमें ये 2 परखनलियाँ लिए, इसमें कार्क लगा दिया है, एक धागे से बांधा है इन्होंने एक कील को, ये लोहे की कील है, इसको धागे से बांध के इस परखनली में लटका दिया है। इसमें विलयन कौन सा भरा है? कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। अब जो दूसरी परखनली ली है बच्चों, दूसरी परखनली में इन्होंने तांबे का तार बांध के लटका दिया है। परखनली में ही तांबे का तार लटका है, यहाँ पे कील लटकाई थी। तो अब क्या किया है, किस सॉल्यूशन में, किस विलयन में तांबे का तार लटकाया है? आयरन सल्फेट के विलयन में तांबे का तार लटका दिया है, यानी एक तरह से उल्टा कर दिया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा और कॉपर को लटकाया आयरन सल्फेट के विलयन में। अब है इसका पढ़ेंगे, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये नोट करने लायक है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से, यानी जो विलयन भरे हुए हैं ना, यहाँ से हटा देती है, विस्थापित कर देती है, क्योंकि जो भी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वह उसकी जगह आ जाती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ये देखा कि पानी के साथ तो मैग्नीशियम भी क्रिया कर लेता है लेकिन लोहा क्रिया नहीं करता, तो सबकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सब धातुएं होती हैं, ये हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान और सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित करती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि विलयन है B का लवण विलयन है और धातु अपनी A है, तो A धातु ने क्या किया, इस लवण विलयन से B को हटा दिया, तो हटाने वाला हमेशा ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसकी समीकरण ये बनेगी, धातु A प्लस B का लवण विलयन, इस एरो A का लवण विलयन बन जाता है और धातु B की अलग हो जाती है। तो इसमें हम कहेंगे धातु A ज़्यादा अभिक्रियाशील थी, जो कि खुद तो धातु थी और इसके लवण के विलयन से B को हटा के खुद उसके लवण के विलयन में आ गई। अब है क्रियाकलाप 3.12 में आपके प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। अब है 3.2.5 सक्रियता श्रेणी। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों अभी आपको इस सक्रियता श्रेणी से मिलेगा। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बच्चों ये प्रश्न बनता है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो यह जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, यह इसका उत्तर हो जाएगा कि जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में स्थापित करते हैं वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी ये जो सीरीज़ है ये हमने ही बनाई है, धातुओं को ऐसे सेट किया है कि जो सबसे अधिक क्रियाशील है फिर सबसे कम क्रियाशील है, इस तरह से इनको रखा है अवरोही क्रम में।
विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने ये श्रेणी बनाई है। ये श्रेणी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस सक्रियता श्रेणी को अच्छे से याद कर लेना आप। इसमें किस तरह से याद करना है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर बोलना एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये जो है 4-4 के समूह या 3-3 के समूह बनाकर आपको ये याद करनी है। अब इसको इस तरह से सिंबल्स इसके लिख देना और तीर के निशान के इस तरफ लिखना सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? के। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अच्छा, अब इसको कैसे व्यवस्थित किया कि जो सबसे नीचे होगी ना वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगी। तो सबसे कम अभिक्रियाशील क्या निकल के आई? हमारी Au यानी गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। तो सोना जो होता है गोल्ड, वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो ये सक्रियता श्रेणी में बार बार कह रही हूँ, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों ये जो सक्रियता श्रेणी थी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को देख लेना बच्चों। और उम्मीद करती हूँ कि अब तक का पढ़ाया आपको समझ भी आ रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि मैडम कुछ मेहनत कर रही है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करो। और पहली बार देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करो और बेल बटन भी दबाओ, ताकि आपको मेरे और नए नए वीडियोस मिलते रहें बच्चों। आप जब लाइक करते हो तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, ताकि आपको पूरा कोर्स करवा सकूं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।